हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 25 मार्च को हुए पटवारी के एग्जाम में आए हुए मैथ्स के कठिन और सिलेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था 1000 से 10,000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है पर 11 से नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। माना कि मुझे 1 से लेके 103 तक 4 से डिविजिबल सारे नंबर्स काउंट करने हैं, कितने हैं। तो मैं क्या करूंगी, 4 की टेबल पढ़ूंगी। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 तो 16, और ये तब तक पढ़ूंगी तब तक 103 ना आ जाए या फिर 103 से कोई छोटा नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो ना आ जाए। तो इस केस में 100 है। 103 से छोटा कोई नंबर 4 से डिविजिबल 100 है, और ये 100 4 की टेबल कितनी बार पढ़ने में आया है, 25 बार। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 1 से लेके 103 के बीच में 4 से डिविजिबल नंबर कितने हैं, 25 है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 4 बार टेबल पढ़ने से आया है। तो टेबल को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार उतने नंबर्स निकल के आ जाएंगे। या फिर ये कहें कि 103 में यदि मैं 4 का भाग दे दूं तो जितना कंप्लीट नंबर आएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो कंप्लीट नंबर क्या आया, 25 आया। 3 शेषफल बच रहा है, तो इसका मतलब 100 में से 3 माइनस करेंगे तो 103 में से 3 माइनस करेंगे तो 100। तो 100 ऐसा नंबर है लास्ट जो 4 से डिविजिबल है 103 से नीचे। तो यही मेथड अपनाएंगे हम यहाँ पर। हमें चाहिए 1000 से 10,000 तक 7 से डिवाइड होने वाली नंबर्स निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, पहले 1 से 1000 तक नंबर्स निकालूंगी जो 7 से डिविजिबल है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 1000 में 7 का भाग देना होगा। भाग देते हैं, 7 चौ 28 और 7 दूनी 14, तो कितना निकल के आया, 142। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 से लेके 1000 तक 7 से डिविजिबल नंबर कितने हैं, 142 है। अब 10,000 तक पूछा है, तो अब 1 से लेके 10,000 तक 7 से डिविजिबल नंबर कितने हैं वो निकालने के लिए 10,000 में डिवाइड कर देते हैं 7 का। और 7 8 56, तो ये कितने नंबर आ गए, 1428। तो 1 से लेके 1000 तक 7 से डिविजिबल नंबर 142 है, और 1 से लेके 10,000 तक 7 से डिविजिबल नंबर 1428 है। 142 इसमें भी काउंट हो रहा है, और हमें निकालना है 1000 से 10,000 के बीच में निकालना है। तो 1428 में से 142 माइनस कर देंगे, यहाँ से 142 माइनस कर देते हैं तो कितना आ रहा है, 1286। इसका क्या मतलब हुआ, 1000 से 10,000 के बीच में 7 से डिविजिबल नंबर कितने हैं, 1286 है। पर हमारा क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में आगे और भी पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर 7 से तो डिविजिबल होना चाहिए पर 11 से नहीं होना चाहिए। तो 11 से नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, 7 और 11 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 77। तो 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 11 से ये डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करते, 7 से होना चाहिए 11 से नहीं होना चाहिए, तो हम 77 से निकाल लेते, 77 से निकाल लेंगे। तो ऐसे नंबर को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड नहीं होना चाहिए, बोले 11 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, वो निकालने के लिए हम 7 से डिविजिबल नंबर 77 से डिविजिबल नंबर निकाल लेते हैं और उसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं, 1000 में 1 से लेके 1000 तक 77 से डिविजिबल नंबर निकालने के लिए 1000 में 77 का भाग देते हैं। ये कितने बार जाएगा, 2 बार 3 बार करके देखिए, 3 7 21, 2 3 7 21 22 23, ज्यादा हो रहा है, 2 से कर लेते हैं। तो 12 कंप्लीट नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब 1 से लेके 1000 तक 77 से डिविजिबल नंबर कितने हैं, 12 है। अब 1 से लेके 10,000 तक निकाल लेते हैं, उसके लिए 10,000 में डिवाइड करना पड़ेगा 77 का। कर दिया, ये 76, 0 ऊपर का ले आए। अब इसमें करके देखते हैं,
तो हम ऐसे देख लेते हैं कि किससे डिवाइड होगा, साथ ही कर दें, साथ ही 4 की लाइन में आ जाएगा, 7 बार डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से करके देखते हैं, 8 के साथ 56, 5 की लाइन में आ जा रहा है, 9 से कर लेते हैं डायरेक्ट, उससे बड़ा तो कोई नंबर है नहीं, 9 से कर लेते हैं, 9 7 63, 6 9 7 63 और 69, ये हो गया। अभी शेषफल रहने देते हैं, निकालना हमें 129 का यूज है। तो 1 से लेके 1000 तक 77 से डिविजिबल नंबर 12 थे, 1 से लेके 10,000 तक 77 से डिविजिबल नंबर 129 से। हमें निकालना है 1000 से 10,000 के बीच में 129 में से 12 माइनस कर देते हैं, 129 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 7, 1 और ये 117। अब पूरा क्वेश्चन देखते हैं, 1000 से 10,000 के बीच में 7 से डिविजिबल नंबर और 11 से नॉट डिविजिबल नंबर निकालना है। तो 7 से डिविजिबल इतने नंबर हैं और 11 से डिविजिबल मींस 7 इंटू 11 से डिविजिबल इतने नंबर हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 1286 में से माइनस कर देते हैं 117 को, तो ये आंसर हो जाएगा अपना 9, 7 में से 1 गए 6, 2 में से 1 गए 1169, तो ये आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई का औसत 18 है, तो a/5, b/5, c/5 और d/5 और e/5 का औसत ज्ञात करें। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये पता ही होना चाहिए कि अगर किसी नंबर का कुछ एवरेज दिया हुआ है, किसी कुछ नंबर्स है उनका एवरेज दिया हुआ है और हम उन सारे नंबर्स को यदि p वैल्यू से सबको बढ़ा दें तो एवरेज भी p वैल्यू से बढ़ जाएगा, p वैल्यू से सारे नंबर्स को घटा दें तो एवरेज भी p वैल्यू से घट जाएगा, या फिर सारे नंबर्स को p वैल्यू से इंटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दे तो औसत भी p वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसी तरह यदि सारे नंबर्स को हम p वैल्यू से डिवाइड कर दें तो औसत भी p वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि सारे नंबर जो है p वैल्यू से डिवाइड हो रहे हैं, सारे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो औसत भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा औसत क्या आएगा 18/5, यही आंसर है। ये ट्रिक याद रखना है हमको, सॉल्यूशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आंसर है 18/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों बाद कोई राशि 918 हो गई है और 3.5 वर्षों में वह राशि 969 हो गई है, तो दर ज्ञात करें। माना कि मैं 1 साल का ब्याज मैं मान लेती हूँ x रुपए है, ये ब्याज है, 1 साल का ब्याज x रुपए मान लेती हूँ। तो लिखा है कि 2 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा 2x, और 2 वर्षों में राशि 918 हो गई है, मतलब p प्लस यानी कोई मूलधन होगा, ये मूलधन है माना कि, तो p प्लस 2x कितना हो गया है 918 हो गया है। उसी तरह 3.5 वर्षों में 3 दूनी 6 7/2, p प्लस 7/2x बराबर 969 है। p इसलिए प्लस क्या, क्योंकि ये अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट नहीं है, तो 2 साल का ये ब्याज है, ये 3.5 साल का ब्याज है, मूलधन में जोड़ दिया 918 969 आ गया। इसको हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा और ये बड़ा है तो इससे इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ से 918 1 5 और ये 7.5 में से 2 गए 3/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 51 इंटू ये, तो ये 3 कम 3 7 21 17 दूनी 34, तो 1 साल का ब्याज हमारा क्या निकल के आ गया 34 रुपए, ये ब्याज निकल के आ गया। पर हमें दर निकालना है, अभी आगे और करते हैं। 1 साल का ब्याज आ गया है, साधारण ब्याज की 2 वर्षों में वह राशि 918 हो जाती है, तो अभी हमको मूलधन निकालना पड़ेगा। तो 2 वर्षों में 918 हो जाती है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं p प्लस p इंटू रेट नहीं पता, टाइम 2 है बटे 100, ये 918 है, और ये कुछ नहीं, ये 2 साल का ब्याज, तो 2 साल का ब्याज इसको डायरेक्ट हम 2/34 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 साल का ब्याज ही कैलकुलेट किया है और हमको 1 साल का ब्याज पता है, तो ये 2 इंटू 34 लिख सकते हैं इसको, तो ये 918, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 34 दूनी 68, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0 और 11 में से 6 गए 5, 850, मूलधन आ गया हमारा 850 रुपए, मूलधन 850 रुपए आ गया, ब्याज 1 साल का पता ही है तो रेट निकल के आ जाएगी 850 मूलधन गुणित दर गुणित समय 1 साल है बटे 100 बराबर 34 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 34 गुणा 100 बटे 850, कैंसिल हो गया,
17 से काट लेते हैं, ये 17 दूनी 34, 17 पंचे 85 और ये 5 दूनी 10, कितना आ गया 4%। तो रेट हमारी कितनी आ गई 4%, यही आंसर है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 295 है और इनका HCF 59 है, तो संभावित मान में से बड़ी संख्याओं का औसत क्या है। HCF 59 दिया हुआ है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 59 दिया हुआ है, मतलब समर्थक 59 दिया हुआ है, तो नंबर जो है कम से कम 59x, कम से कम 59 तो होगा ही दोनों नंबर में, तो हम इनको 59x और 59y दो नंबर मान लेते हैं। अब लिखा है दोनों संख्याओं का योग जो है 295 है, तो संभावित संख्याएं निकालना, संभावित मान निकालना है। तो हम पहले मान लेते हैं कि x की वैल्यू 1 है, तो पहला नंबर 59 हो जाएगा, और यदि पहला नंबर 59 हो जाएगा तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 236 हो जाएगा। ये पहला संभावित मान हो गया। दूसरा निकालते हैं, इसको 2 पुट कर देते हैं, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 2 नम 18, 2 पंचे 10 और 1 11, 118, तो ये क्या हो जाएगा दूसरा नंबर 177। तीसरा नंबर रखते हैं, 3 रखते हैं, पर 3 रखेंगे तो 3 नम 27, 2 3 5 15 16 17, तो यही आ रहा है। तो ये रिपीट होने लगे, तो संभावित मान क्या है इतने ही है, ये हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं। तो इसमें संभावित मान में से बड़ी संख्याओं का औसत निकालना है, तो बड़ी संख्याएं कौन सी, ये और ये है, इन दोनों का औसत निकालना है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 7 6 13, 7 3 10 और 11 और 1 3 4 बटे 2, क्योंकि दो संख्याएं औसत निकालना है, 2 दूनी 4, 2 6 12 और ये, तो 206.5 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप पानी की टंकी को भरने में 3 घंटे का समय लेता है, यदि टंकी में छेद है तब टंकी 3.5 घंटे में भरती है, तो पाइप बंद होने पर छेद कितनी देर में पूरी टंकी खाली कर देगा। तो ये क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क जैसे ही, इसको माना कि ऐसा मान लेते हैं कि कोई दो आदमी है, वो काम कर रहे हैं, एक नेगेटिव में एक काम बिगाड़ रहा है, एक काम कर रहा है, तो उसकी नेगेटिव एफिशिएंसी हो जाएगी, तो उस तरीके से सॉल्व करते हैं। पाइप है तो पाइप को P मान लेते हैं, पाइप जो है टंकी को 3 घंटे में फिल करता है, और यदि टंकी में छेद है उस कंडीशन में, मींस पाइप और होल दोनों काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में टंकी जो है 3.5 घंटे में भरती है, 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 2 घंटे में। तो जब अकेला पाइप भरता है तो 3 घंटे में भर लेता है, पर छेद है तो पाइप और होल दोनों काम कर रहे हैं, तो 7 बटे 2 घंटे में फिल करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो नीचे के नंबर को इग्नोर कर, ये 7 या 21, तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल पार्ट जो है 21 पार्ट है। टंकी को हमने यहाँ पर काम टाइप से मान लिया है, तो टंकी के 21 पार्ट है ये मान लेते हैं, ठीक है। एलसीएम 21 आया है, तो यदि पाइप जो 3 घंटे में फिल कर लेता है तो 1 घंटे में वो 7 पार्ट फिल कर लेगा पाइप, और वहीं पर जब पाइप और होल दोनों काम करेंगे तो उस कंडीशन में 7 3 दूरी 6 पार्ट पर घंटे, मतलब एक तरीके से इसको एफिशिएंसी बोल सकते हैं कि पाइप की अकेले एफिशिएंसी क्या है कि वो 1 घंटे में 7 पार्ट भर लेता है, और पाइप और होल दोनों काम करेंगे तो वो 1 घंटे में 6 पार्ट ही फिल कर पाते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है तो हमको होल की एफिशिएंसी निकालना, मतलब कि होल अकेले यदि पाइप उस समय बंद है और होल सिर्फ काम कर रहा है, तो उस कंडीशन पे टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी ये निकालना है। तो उसके लिए हमें एफिशिएंसी पता चल गई है, पाइप की एफिशिएंसी है 7, पाइप और होल की एफिशिएंसी है 6, माइनस कर देते हैं तो ये P से P कैंसिल हो गया, 7 में 6 गए 1, और ये माइनस आ रहा है H, तो इसका क्या मतलब हुआ कि होल जो है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, मतलब कि वो एफिशिएंसी वो काम बिगाड़ रहा है, मतलब उसकी एफिशिएंसी जो है -1 है, और एफिशिएंसी -1 है मीन्स ये बोल सकते हैं कि वो एक पार्ट पर आवर, एक पार्ट 1 घंटे में वो खाली करता है। पाइप भर रहा था, नेगेटिव एफिशिएंसी मतलब ये खाली कर रहा है, तो ये एक पार्ट को 1 घंटे में खाली करता है। तो टंकी के कितने पार्ट है 21 पार्ट है, तो 21 पार्ट को कितनी देर में खाली करेगा तो 21 घंटे में, तो आंसर है 21 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 10% 5% की 2 क्रमिक छूट दी गई है, क्रमिक मीन सक्सेसिव डिस्काउंट, और 5% का इस पर कर भी लगाया गया। इसके बाद उस वस्तु का मूल्य 1795 ₹1795
में बेचा गया है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। वस्तु माना कि अंकित मूल्य में मान लेती हूँ कि x रुपए है, तो वस्तु पर 10% की छूट दी गई, 10% और फिर 5% की। तो पहले 10% की छूट दी गई, तो 10% की छूट दी गई मतलब 10% से डिक्रीज किया गया उसके अंकित मूल्य को, और किसी भी नंबर को यदि 10% से डिक्रीज करते हैं तो उसमें 0.9 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अभी 10% की छूट के बाद उसका मूल्य कितना हो गया, 0.9x हो गया। फिर उसके बाद फिर 5% की और छूट दी गई, तो 5% मीन्स इसमें हो जाएगा, इसमें 0.95 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10% की छूट देते हैं, 10% से घटाते हैं नंबर को तो 0.9 का मल्टीप्लाई हो जाता है, 5% से घटाएंगे तो 0.95 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो ऐसे है कि जैसे माना कि कोई नंबर है p है, उसको मैं 10% से डिक्रीज कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, p माइनस p का 10%, और p कॉमन ले ले यदि तो 1 माइनस 10/100, जहाँ पर 10 जो है ये इतना परसेंट डिस्काउंट दिया गया है या फिर घटाया गया है ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर p 100 में से 10 गए 90, और 90/100 0.9। तो देखा यहाँ पर कि p को यदि 10% से डिक्रीज किया है तो उसमें इवेंचुअली 0.9 का मल्टीप्लाई हो गया है। उसी तरह यहाँ पर मैं 5 रख देती हूँ, 5 तो ये हो जाता, ये 5 हो जाता, और ये 5 होता तो 100 में से ये 95 हो जाता, और फिर ये हो जाता 0.95। तो यदि 5% से डिक्रीज करते हैं किसी नंबर को तो उसमें 0.95 का मल्टीप्लाई हो जाता है, वही अपनाया है मैंने यहाँ पे। तो 10% से डिक्रीज किया तो 0.9 का मल्टीप्लाई हो गया, 5 से डिक्रीज किया तो 0.95 का मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसमें आगे 5% का कर लग रहा है, तो अभी डिस्काउंट था इसलिए घट रहा था, अब 5% का कर लगा है तो ये जुड़ जाएगा इसमें, ये बढ़ेगा तो इसमें, और किसी नंबर को यदि 5% से इंक्रीज करते हैं तो उसमें 1 × 1.0.5 का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें। वो ऐसे करते हैं यहाँ पे कि जैसे माना कि यहाँ पर ये प्लस था, अभी इसको डिक्रीज कर रहे थे, 5% कर लगेगा तो वो इंक्रीज होगा, तो p प्लस p का 5%, ये भी प्लस, ये प्लस होता तो ये 105 हो जाता, और ये 105 होता तो ये 105, और ये 105 होता तो ये क्या होता 1.05। तो 5% से इंक्रीज करेंगे तो उसमें 1.05 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसमें बस 1.05 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो x नंबर है उसमें पहले 0.9 का मल्टीप्लाई हुआ, 0.95 का मल्टीप्लाई हुआ, और 1.05 का मल्टीप्लाई हुआ, और ये सब करने के बाद उसकी कीमत कितनी निकली, 1795। तो इसको इसके इक्वल रख देंगे, और क्योंकि अब हमको सॉल्व करना है तो इसको मैं इसका 10 में नीचे ले आती हूँ। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 10 है, सबका पॉइंट नीचे कर लेते हैं, ये 10 है, ये 100 है, और ये भी 100 है, ठीक है। ये सबको इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 10⁵ हो गया ये, और ये सारे नंबर्स को ले आते हैं इधर, ये 9 आ गया, ये 95 आ गया, और ये 105, ये 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये पावर 4 हो गया ये, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, पहले ये देख लेते हैं 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि 7 और 1 8, 9 और 17, 17 और 22 और 5 27, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, बचा 8, 9 और 72, 9 9 81, बचा 8, 9 9 81, बचा 4, 9 5 45, 5 से कैंसिल कर लेते हैं हम, 5 एकम 5, 5 9 45, और यहाँ से कर लेते हैं इसको, 5 3 15, 5 9 45 और 5 9 45, ये कैंसिल हो गया। फिर 9 18 19 20 21, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 9, और ये 3 5 15, और ये 3 एकम 3 3 9, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35, और ये हो जाएगा 7 एकम 7, और बचा 6, 7 9 63, ये हो गया। ये 19 से 19 कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है हमारे पास, 10⁴ बचा है, और बचा है 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये 2000, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2000। तो वस्तु पर अंकित मूल्य क्या था, 2000 था, ये आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए व बी किसी काम को m दिनों में करते हैं तथा ए उसी कार्य को n दिनों में करता है तो बी अकेले वही काम कितने दिनों में करेगा। नॉर्मल जो मेथड हम यूज करते हैं वही अपनाएंगे यहाँ पर भी। ए और बी काम को कितने दिनों में करता है, m दिनों में कर रहा है, और ए अकेले उस काम को कर रहा है n दिनों में। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, m इंटू n होगा। यदि कुछ नहीं दिया है तो मल्टीप्लाई करने से इनका एलसीएम आ जाएगा। अब m दिनों में करता है तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, n यूनिट पर डे। हमने इतना यूनिट वर्क मान लिया है, वर्क जो है mn यूनिट है। तो a और b m दिनों में काम करते हैं तो एक दिन का काम उनका n यूनिट हो जाएगा, और a जो है n दिनों में काम करता है तो उसका एक दिन का काम हो जाएगा m यूनिट पर डे। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि a उसी कार्य को तो इन दोनों को अब ऐड कर देंगे, ऐड नहीं माइनस कर देते हैं, जिससे a कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू निकल जाएगी, और हमको b के फॉर्म में ही निकालना है आंसर, तो उसको माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू n माइनस m। ये माइनस करेंगे क्योंकि हमको एफिशिएंसी माइनस करना है, a और b उसकी एफिशिएंसी माना है, तो b की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई, n माइनस m, मीन्स इसका पर डे वर्क क्या है, n माइनस m। b की एफिशिएंसी या एक दिन का काम कहे n माइनस m निकल के आ गया, तो n माइनस m यूनिट एक दिन में करता है तो टोटल वर्क कितना है, यूनिट है हमारा m इंटू n है, तो m इंटू n यूनिट कितने दिन में करेगा, तो आंसर होगा m इंटू n अपॉन n माइनस m। तो यही आंसर होगा कि वो b अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, m इंटू n अपॉन n माइनस m दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाए तो फेस कार्ड आने की प्रायिकता क्या है। फेस कार्ड मीन्स जिसमें फेस बने होते हैं, जिसमें होता है जोकर होता है, किंग होता है और क्वीन होता है। तो ये हर टाइप में तीन तीन कार्ड होते हैं ये, और कार्ड के कितने सेट होते हैं, 4 टाइप के कार्ड होते हैं, और हर इसमें तीन तीन होते हैं, तो 4 इंटू टोटल कार्ड कितने हो जाए, फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे टोटल, क्योंकि हर सेट में तीन होते हैं फेस कार्ड और 4 होते हैं, तो 4 तिया 12 से, और टोटल कार्ड के पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। और हमें पूछ रहा है कि पूरे पत्तों में से कोई एक पत्ता निकाला जाए तो उसमें से फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या है, तो पूरे कार्ड कितने हैं, 52 है, और फेस कार्ड कितने हैं, 12 हैं, तो 12/52, 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4 तिया 12, तो आंसर हो जाएगा 3/13 प्रायिकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर पर सेकंड की गति से ट्रेन की ओर दौड़ रहे एक व्यक्ति को वह ट्रेन 12 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की लंबाई 420 मीटर है तो ट्रेन की गति कितनी है। क्योंकि सारी वैल्यूज यहाँ पर मीटर और सेकंड में दी है तो मैं मान लेती हूँ ट्रेन की गति जो है वो x मीटर पर सेकंड है, और क्योंकि व्यक्ति जो है वो ट्रेन की तरफ दौड़ रहा है और ट्रेन उसको 12 सेकंड में पार कर रही है, तो डिस्टेंस यहाँ पर हम ले लेंगे ट्रेन की लंबाई जो 420 मीटर है, और दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ है, ट्रेन और व्यक्ति एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पर स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी। और स्पीड क्या है, ट्रेन की x है और आदमी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और वो क्रॉस कितनी देर में कर रही है, 12 सेकंड में, तो 12 यहाँ रख देंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यही कैंसिल कर लेते हैं, 2 × 12, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, और ये हो गया 35, तो 35 इक्वल टू x प्लस 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 में से 10 गए 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही माना था, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकंड, तो आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9, 11 और 13 से विभाज्य होने के लिए 2712 को कौन सा न्यूनतम अंक जोड़ना पड़ेगा। 9, 11 और 13 से विभाजित होने के लिए उसे कोई नंबर को इनका मल्टीपल होना चाहिए मीन्स एलसीएम निकालना पड़ेगा। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं तीनों का, 9, 11 और 13 का। 13 नाम 117 होता है, 117 में फिर 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 12, तो एलसीएम कितना आया, 1287, मीन्स 1287 वह सबसे छोटा नंबर है जो 9, 11 और 13 तीनों से विभाज्य है। या फिर ये कह सकते हैं कि 1287 ऐसा छोटा नंबर है जो
9, 11 और 13 तीनों के पहाड़े में आता है। तो 2712 को इनसे विभाज्य होने के लिए इसी का मल्टीपल होना पड़ेगा, मतलब 1287 का मल्टीपल ही होगा ये, तभी 9, 11, 13 से विभाजित हो सकता है। तो इसको ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1287 में पहले 2 का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 14, 1, 1, 4, 1, 5 और 2, 1, 2। तो ये इससे छोटा है। यदि क्वेश्चन में बोला होता कौन सा न्यूनतम अंक घटाना पड़ेगा, तो हम इससे काम चलाते, इसको उससे माइनस कर देते तो वो आंसर हो जाता। पर हमको यहाँ पूछ रहा है कौन सा न्यूनतम अंक जोड़ना पड़ेगा, मतलब इस नंबर को बढ़ाना है मीन्स हमको ऐसा नंबर चाहिए जो इससे बड़ा हो। तो इसको 2 से काम नहीं चल रहा है, 3 से करके देखते हैं। 21, 2, 24, 26, 2, 3 दूनी 6, 8 और 3 एकम 3। ये नंबर इससे बड़ा हो गया है, तो इसको 9, 11, 13 से विभाज्य होने के लिए ये बनना पड़ेगा, और ये बनने के लिए उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो ये माइनस कर देते हैं। तो ये आ गया 9, 4, 1, 1, 1149। तो ये जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो फिर वो 9, 11 और 13 तीनों से विभाज्य हो जाएगा। अगर इसमें अंक माइनस करना पड़ेगा ये पूछता, तो हम फिर इससे माइनस कर, इसमें से इसको माइनस करते और वो जो होता है वो आंसर होता है। यहाँ पर क्योंकि अंक जोड़ना पड़ेगा पूछ रहा है, तो फिर इसमें इसको माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1149, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 4, 2 n 7 से विभाज्य है, तो n का मान क्या है। तो 7 की डिविजिबिलिटी का एक रूल है कि जो यूनिट प्लेस में, जो इकाई अंक में जो नंबर होता है उसका दुगना कर दें, मतलब 2n कर दें, और उसको 142 में से माइनस कर दें। ये जितना आएगा, यदि ये 7 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो वो करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 142 में यदि हम 7 का भाग दें तो 7 दूनी 14 और ये 2 ज़्यादा हो रहा है। यदि यहाँ पर 0 होता तो ये पूरा डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पर 2 ज़्यादा हो रहा है, तो हमको यहाँ पर दिख रहा है -2n। तो यदि हम ये 2 को माइनस कर दें तो ये 140 बन जाएगा और फिर 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि n की वैल्यू यदि हम 1 पुट कर दें तो ये -2 हो जाएगा और 142 में से 2 जाएगा तो 140 बचेगा, जो 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सरल रूप बताना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, 11 सही 3/7 है, 5 सही 3/4 है। तो इसके पूर्ण जो नंबर है, पूर्णांक जो नंबर है, उनको तो हम पहले ऐड कर देते हैं। तो 11, 5, 16, 16, 4, 20 और 30 हो जाएगा। तो पूर्ण एक नंबर तो 30 आ ही जाएगा। फिर सारे ये नंबर को ऐड कर देते हैं। तो ये है 3/7, 3/4, फिर है 1/4 और फिर है 4/7। इन सबका एलसीएम देखेंगे तो 728 आएगा इनका एलसीएम। अब इसको सॉल्व करते, 728, 4 12 प्लस 7 21 प्लस 7 एकम 7 और प्लस 16, इसको जोड़ देते हैं। तो ये 12, ये 21 और 7 हो जाएंगे 28 और ये हो जाएंगे 30 और 40 हो जाएंगे 40 और फिर ये 16 है, तो ये हो जाएगा 56/28 आ गया। और 28 दूनी 56 होता है, तो इसकी वैल्यू कंप्लीट वैल्यू आ गई 2। ये 30 पहले से था, 2 इसका आ गया, तो 30 + 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। सरल रूप इसका है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी पाइप एक टंकी को 12 एवं 18 घंटे में भर देते हैं। टंकी की तली में एक छेद होने के कारण उसे भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। तो छेद टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। ए 12 घंटे में फिल करता है टंकी को और बी 18 घंटे में फिल करता है। ये कह सकते हैं कि एक आदमी है, बी दूसरा आदमी है और 12 घंटे 18 घंटे में टंकी को फिल करते हैं। 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 36 आ जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल टंकी के पार्ट कितने हैं, 36 पार्ट हैं टंकी के, और ये 36 पार्ट को 12 घंटे में फिल करता है। तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा ये, 12 36, तो 3 पार्ट पर घंटे। तो ये कह सकते हैं इसकी ए की एफिशिएंसी है। ए की एफिशिएंसी मतलब 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम उसका क्या है, 3 पार्ट, 1 घंटे में वो 3 पार्ट फिल करता है। उसी तरह बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, बी पूरे 36 पार्ट 18 घंटे में फिल करता है, तो
तो 1 घंटे में कितने पार्ट फिल करेगा, उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 36 में 18 का भाग देंगे, 18 दूनी 36, तो ये क्या हो जाएगा 2 पार्ट पर आवर। ए की एफिशिएंसी 3 पार्ट प्रति घंटे और बी की एफिशिएंसी 2 पार्ट प्रति घंटे है। अच्छा, अब दोनों मिल के दोनों पाइप साथ में चालू कर देंगे तो कितने घंटे में फिल करेंगे ये निकाल लेते हैं। तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी, दोनों का 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 पार्ट। तो 1 घंटे का काम 5 पार्ट है, मतलब 5 पार्ट 1 घंटे में फिल करते हैं, तो 36 पार्ट कितने घंटे में फिल कर लेंगे वो, 36/5 घंटे में। ए और बी दोनों पाइप दोनों चालू कर देंगे एक साथ, तो वो टंकी जो है 36/5 घंटे में फिल हो जाएगी, तब जबकि छेद नहीं है तली में तब। तो पर क्वेश्चन में कह रहा है कि टंकी की तली में छेद होने के कारण उसको 48 मिनट ज़्यादा लगता है। अभी 36/5 घंटे लग रहे थे, अब उसमें 48 मिनट और लगेंगे क्योंकि छेद है तली पे। तो इसको हम 36 घंटों को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 7 35, 7 सही 1/5, ये 7 घंटे हैं और ये 1/5। तो 1/5 को हम यदि मिनट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 60/5, मतलब कि 12 मिनट। तो इसको कह सकते हैं कि 7 घंटे 12 मिनट में फिल कर रहे हैं अभी ये, और छेद होने की वजह से 48 मिनट और लगेंगे। तो ये 12 मिनट 48 मिनट जोड़ देंगे तो 60 मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि छेद होने से अब टंकी 8 घंटे में भर रही है। छेद होने से टंकी जो है 8 घंटे में भर रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि छेद को हम एक तीसरा आदमी सी मान लेते हैं, जिसकी एफिशिएंसी जो है नेगेटिव में है, क्योंकि ये काम बिगाड़ रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम बिगाड़ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी माइनस सी, ये तीनों मिलके काम करेंगे तो टंकी जो है 8 घंटे में फिल हो रही है। तो ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 36/8 लिख सकते हैं। 8 घंटे में पूरी टंकी फिल कर रहे हैं, 8 घंटे में पूरी टंकी फिल कर रहे हैं, मतलब कोई 36 पार्ट फिल कर रहे हैं। तो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेंगे, 36/8। 8 घंटे में पूरा 36 पार्ट फिल कर रहे हैं, तो 1 घंटे में 36/8, तो ये तीनों की एफिशिएंसी का एडिशन होगा। तो ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 36/8 रख सकते हैं हम। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4 से करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 9 36, और ए प्लस बी की पता है वैल्यू कितनी है 5, तो ये 5 रख देते हैं, माइनस सी बराबर 9/2। तो 5 में से 9/2 जाएंगे तो कितना आएगा, 2 5 10, 1/2। तो सी की वैल्यू आई 1/2, और सी की वैल्यू आई है, मतलब ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मीन्स 1 घंटे में वो 1/2 पार्ट फिल करता है। सी की वैल्यू 1/2 आई है, मतलब ये एफिशिएंसी आई है, और एफिशिएंसी मीन्स 1 घंटे में वो टंकी का 1/2 पार्ट खाली करता है, क्योंकि इसकी नेगेटिव एफिशिएंसी है, ये काम बिगाड़ रहा है। तो सी जो है 1/2 पार्ट 1 घंटे में खाली कर रहा है। तो टंकी के टोटल पार्ट कितने, 36, तो 36 पार्ट कितने घंटे में खाली करेगा, 36/1/2, या फिर ये लिख सकते हैं उसको 36 दूनी 72 घंटे। तो छेद अकेले टंकी को खाली कितनी देर में कर देगा, 72 घंटे में, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन एक्स 108 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हुए ट्रेन वाई को 80 सेकंड में पार करती है, जो एक्स की समान दिशा में चल रही है। यदि ट्रेन वाई की लंबाई एक्स की लंबाई की आधी है और ट्रेन वाई की गति 81 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो एक्स ट्रेन की लंबाई क्या है। एक्स और वाई जो है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है सब कुछ, पर सारी वैल्यूज जो दी हुई पहले वो लिख लेते हैं। ट्रेन एक्स है, इस दिशा में चल रही है एक्स, इसकी लंबाई मैं मान लेती हूँ कि एक्स किलोमीटर है, मान लेती हूँ एक्स किलोमीटर ही मान लेती हूँ। चाल इसकी दी हुई है 108 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। दूसरी ट्रेन है वाई, उसकी लंबाई दी हुई है एक्स की आधी लिखा हुआ है, तो लंबाई इसकी x/2 हो जाएगी, और इसकी स्पीड दी हुई है 81 किलोमीटर पर आवर, और दोनों एक ही दिशा में चल रही है, और पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 80 सेकंड में पार कर रही है। तो ये एक ही दिशा में चल रही है, तो इनकी स्पीड जो है माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 108 माइनस 81, और डिस्टेंस के लिए दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी,
तो एक की लंबाई x है, दूसरे की x/2 है, और ये 80 सेकंड में पार करें तो सारी वैल्यूज जो है घंटे में दी है, तो इसको भी घंटे में बदल लेंगे, 3600 का भाग दे देंगे। सॉल्व करते हैं। 2x + x 3x/2, 108 में से 81 गए 27, और ये बराबर, तो इसको 1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8/360, 3 9 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, तो x बराबर, ये 18 इस तरफ चला जाएगा, तो ये 18 हो गया, 18 दूनी 36, और ये हो गया 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/5, 2/5 किलोमीटर में आया है, तो इसको हम मीटर में बदल देते हैं। मीटर में बदलने के लिए 1000 से इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 400 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई क्या आएगी? 400 मीटर आएगी, ये आंसर है।